हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अदम्य अदिति गुरुकुल क्लासेस में। फ्रेंड्स, हम लोग आज बात करेंगे 59वीं बीपीएससी के बारे में। और 59वीं बीपीएससी में जो इंडियन पॉलिटी है, भारतीय राज व्यवस्था जो है, इसके बारे में हम लोग विस्तार से बात करेंगे। आज हम लोग इसके सिलेबस को देखेंगे। हम लोग ये जानेंगे कि कितना सारा क्वेश्चन प्री एग्जाम में आता है पॉलिटी से, फिर मेंस में कितना क्वेश्चन इस क्षेत्र से आता है। साथ ही भारतीय राज व्यवस्था जो है वो आपकी इंटरव्यू को कैसे लीड करता है या आपकी इंटरव्यू में कैसे आपकी मदद करता है। तो फ्रेंड्स, पीटी में तो आप जानते हैं कि एटलीस्ट 15 से 20 क्वेश्चन जो होता है वो भारतीय राज व्यवस्था से होता है। ठीक है, पीटी में पॉलिटी से जो सवाल होता है, बेसिकली हम उन क्षेत्रों के बारे में जान लेते हैं जहाँ से सवाल बनता ही बनता है। तो इसमें क्योंकि समय आपके पास कम है, एग्ज़ाम 30 सितंबर को है पीटी का, तो इसलिए ज़रूरी है कि हम लोग पिन पॉइंट और टू दी पॉइंट पढ़ें, है ना। अभी उतना समय बचा नहीं है कि हम लोग पूरे भारतीय राज व्यवस्था को विस्तार से देख सकें। तो कम समय में आप किस किस चैप्टर को देखिए जो कि एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत मददगार हो, उस पर बात करते हैं हम लोग। तो इसमें आप लोग पढ़ सकते हैं संविधान का भाग 3, मूल अधिकार से सवाल बनता ही बनता है। ठीक है, इसको अच्छे से देख लेना है भाग 3 को। फिर भाग 4 देख सकते हैं आप, इसमें राज्य के नीति निषेध तत्वों का उल्लेख है, इसको अच्छे से देख सकते हैं। साथ में संविधान का भाग 5 जो है, जो इसका शीर्षक संघ है, इसको देख सकते हैं। ये सबसे वीवीआई सेक्शन है इंडियन पॉलिटी का, है ना। इसको बहुत अच्छे से देख लेना है। इसके बाद भाग 6, इसका शीर्षक राज्य है, और इतना इंपॉर्टेंट आपका संघ है, भाग 5 है, उतना ही महत्व इस सेक्शन का भी है, इस पार्ट का भी है, इसलिए इसको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। एग्जाम में जाने से पहले आप भाग 6 के प्रावधानों को बहुत अच्छे से फैक्चुअली और कॉन्सेप्ट वाइज अच्छे से इसको देख लीजिएगा, यहाँ से सवाल आपको मिल जाएगा। इसी तरह से भाग 9 को भी आपको देख के जाना है। ठीक है, यहाँ से सवाल बनता है। ठीक है, कुछ केंद्र राज्य संबंध से भी 2-4 सवाल होता है ना। फिर आपातकाल को देख लेना है आपको, आपात उपबंध देख लेना है, आपात उपबंध को भी देख लेना है ना। 3 तरह का आपात उपबंध है ना। एक राष्ट्रीय आपात है, एक वित्तीय आपात है, और दूसरा राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू जो होता है वो है ना। ये सेक्शन देख लेना है। इसके अलावा आप देख सकते हैं थोड़ा सा जो संशोधन हुआ है ना, संशोधन संविधान में इंपॉर्टेंट संशोधन, इसको भी आप अवश्य ही देख के जाइए। ठीक है, अब इसको भी 2 तरीके से देखिएगा। संशोधन ढेर सारा हो गया है, ठीक ना। इसको देखना कैसे है कि जो अब तक इंपॉर्टेंट संशोधन है संविधान का, जैसे कि 42वां हो गया, है ना, 44वां हो गया, है ना, 85वां हो गया, 91 हो गया, 92 हो गया, 93 हो गया, कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन है संविधान का जो भारतीय संविधान में माइलस्टोन के रूप में जाने जाते हैं। इसको आपको अच्छे से देख के जाना है, इसमें क्या क्या चेंजेज आया वो आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। इसके अलावा आपको हाल फिलहाल का इधर विगत 10 साल में जो इंपॉर्टेंट संशोधन हुआ है उसको भी आप अच्छे से देख के जाइए। सिर्फ इतना चीज को देख के जाइए, पीटी में आपको निश्चय ही इस क्षेत्र से 12, 14, 15 सवाल मिल जाएगा। और हो सके तो पिछले साल का जो भारतीय राज व्यवस्था का विभिन्न एग्जाम में जो पूछा गया सवाल है उसको भी आप एक बार रिकैप कर लीजिए, बहुत आधार मिलता है उससे। आपको अपने पढ़ने का जो एक डायरेक्शन होता है वो पता चलता है। साथ ही साथ आपका जो तैयारी है उसका आप असेसमेंट कर लेते हैं, वो प्रश्न को बना करके कि क्या आपका तैयारी इस काबिल है कि आप जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसको आप बना पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो उसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, इतना में आपका पीटी बहुत आराम से निकल जाएगा। अब आते हैं हम लोग मेंस में, है ना, कि मेंस में भारतीय राज व्यवस्था का क्या इंपॉर्टेंट है और कैसे कैसे सवाल यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए मेंस में पेपर सेकंड जो है आपका, ठीक है, मेंस में जो पेपर सेकंड जो है, पेपर सेकंड जो है ये 300 नंबर का है, 300 नंबर का है। इसमें 3 सेक्शंस में बटा हुआ ये प्रश्न पत्र, एक है पहला सेक्शन, फिर है दूसरा सेक्शन, और एक है तीसरा सेक्शन। ठीक है, तीसरा सेक्शन जो आपका दूसरा सेक्शन है, इसका पहले आपको इसका नंबर ही बांट के बता देते हैं ताकि आपको किस एरिया में कितना मेहनत करना है और किस तरह का मेहनत करना और किस तरह से मेहनत करना है, ये आपको एकदम से क्लियर होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए किसी भी दुश्मन या कोई भी टारगेट से आप भिड़ने वाले हैं तो आपको उसके बारे में पूरा पता होना चाहिए कि हमको क्या क्या
चीज तैयार करना पड़ेगा। हम कैसे अपने आप को परफेक्ट बनाए कि हम जा करके एकदम टू दी पॉइंट हिट करके आए क्वेश्चन को। तो आप देख लीजिए जो 300 नंबर है एग्जाम में, है ना, 300 नंबर में जो पहला सेक्शन होगा इसमें 114 मार्क्स का सवाल पूछेगा, और ये होगा भारतीय राज व्यवस्था से, इंडियन पॉलिटी से होगा, इंडियन पॉलिटी से होगा 114 नंबर का सवाल, ठीक है। फिर सेकंड सेक्शन में आपको इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी, इससे सवाल होगा, ये भी 114 नंबर का होगा, 114 नंबर का होगा, 114 नंबर का होगा। फिर इसी तरह से जो सेक्शन 3 होगा वो इसमें आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आपका सवाल होगा, और ये 72 नंबर का होगा, 72 मार्क्स का होगा। फ्रेंड्स, 68वीं बीपीएससी के पहले जो बीपीएससी मेंस का तैयारी करना जो था वो लगभग आसान माना जाता था, क्योंकि क्वेश्चन जो था वो निश्चित संख्या में पूछा जा रहा था। कुछ एरिया को तैयार करके भी बच्चा लोग आराम से मेंस लिख दिया करता था, क्वेश्चन छूटता नहीं था। लेकिन आप लोग को पता ही है कि जो 68वीं बीपीएससी हुआ, 68वीं बीपीएससी से मुख्य परीक्षा के पैटर्न में व्यापक तौर पे बदलाव आया है, ठीक है। बदलाव क्या आया है कि सबसे बड़ा बदलाव ये आया है कि अब आपको तीनों सेक्शन में आपको जो है वो एक एक अनिवार्य प्रश्न है। फर्स्ट सेक्शन में जो है इसमें भी एक अनिवार्य प्रश्न है, इसमें भी एक अनिवार्य प्रश्न है ना, एक अनिवार्य प्रश्न है, ठीक है। अनिवार्य प्रश्न जो है यही सबसे बड़ा चैलेंज है। पेपर सेकंड के सेक्शन 1 में जो है वो भारतीय राज व्यवस्था का 114 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, और इसमें जो पहला क्वेश्चन होगा वो मैंडेटरी है, ये शॉर्ट नोट्स है ना। यहाँ पर आपको शॉर्ट नोट्स होगा, और ये जो शॉर्ट नोट्स होगा ये 5 पूछा जाएगा आपसे। ये आपकी चॉइस पर नहीं है। पहले क्या था कि चॉइस हुआ करता था, चलो कुछ क्वेश्चन में हम जो क्वेश्चन हमको नहीं तैयार है उसको स्किप करके दूसरा बना रहे, लेकिन अब आपके सामने कोई विकल्प नहीं है, आपको 5 क्वेश्चन जो है वो लिखना ही पड़ेगा। तो ये जो शॉर्ट नोट्स है क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 1 में ये 5 शॉर्ट नोट्स होगा। 5 में से 3 जो शॉर्ट नोट्स होगा वो 8-8 नंबर का होगा, ठीक है, और जो 2 शॉर्ट नोट्स होगा वो 7-7 नंबर का होगा, ठीक है। इसके अलावा 2 प्रश्न और होगा सेक्शन 1 में, पेपर सेकंड के राज व्यवस्था के खंड में 2 प्रश्न और होगा। यहाँ पर बीपीएससी थोड़ा सहूलियत देता है बच्चा लोग को कि प्रश्न को अथवा करके दिया गया है ना। मान लेते हैं कि दूसरा जो प्रश्न है उसमें सवाल ऐसे पूछ सकता है कि मूल अधिकार का आलोचनात्मक व्याख्या करे, अथवा नीति तत्व जो है वो केवल पवित्र दस्तावेज मात्र नहीं है बल्कि भारतीय शासन के लिए एक आधार का काम करते हैं, है ना, मार्गदर्शक सिद्धांत के तौर पे काम करते हैं। अब यहाँ आपके हाथ में है कि आप मूल अधिकार को लिखिए या फिर राज्य के नीति तत्व को आप आंसर उसका दे सकते हैं, ये आपकी चॉइस पर है। ठीक इसी तरह से जो दूसरा प्रश्न है इसमें भी आपके सामने विकल्प है कि 2 प्रश्न है, अथवा करके आप प्रश्न 1 को दे सकते हैं या प्रश्न दूसरा का आंसर दे सकते हैं। तो ये जो आप भारतीय राज व्यवस्था के खंड को देख रहे हैं ये आपके एग्जाम में बहुत ही मदद करने वाला है, ये आपके करियर को बनाने वाला हो सकता है, साबित हो सकता है, और इसको अगर आप कोताही करेंगे तो ये आपके काम को खराब भी कर सकता है। तो इसको लाइटली नहीं लेना है। हाँ, समय कम है, सिलेबस बहुत बड़ा है, तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग टू दी पॉइंट एकदम पिन पॉइंट एरिया को कवर करेंगे ताकि आप विद इन टाइम जो है बहुत सहजता से जाकर के प्री भी आराम से क्वालिफाई कर लीजिए और मेंस में भी आप बहुत अच्छे से लिख के आइए। ठीक है, मेंस का भी एरिया फिक्स है, मेंस में भी बहुत सारा एरिया से सवाल नहीं पूछता है। मेंस के डिस्कस को भी सवाल हम लोग आगे चल कर बताएंगे। इसी तरह से जब आप इंटरव्यू में बैठेंगे तो ऑब्वियस है कि बिहार के राज व्यवस्था के बारे में या भारत के राज व्यवस्था के बारे में कई प्रश्न पूछता है और वो भी आपके इंटरव्यू को बहुत अच्छी दिशा में मोड़ सकता है। तो भारतीय राज व्यवस्था को आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। तो हम लोग शुरुआत करते हैं आज भारतीय राज व्यवस्था के बारे में, है ना। आते हैं भारतीय राज व्यवस्था के बारे में, है ना। पीटी और मेंस दोनों के पर्पज से बात करते हैं। आज एक परिचय देते हैं संविधान के बारे में, है ना। देखते हैं हम लोग संविधान को। संविधान, ठीक है, इसको कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। सबसे पहले इसका अर्थ आप लोग को ही सबसे पहले संविधान के अर्थ के बारे में बात करते हैं हम लोग। आप लोग को इसका अर्थ अच्छे से पता होगा, संविधान का मतलब क्या होता है।
है ना। संविधान जो होता है दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक सम और दूसरा विधान। विधान का मतलब आप लोग को अच्छे से पता होगा, विधान का मतलब होता है कानून, नियम, है ना, या सिद्धांत जिसके आधार पर लोग शासित होते हैं या जिसके अनुसार लोगों को काम करना पड़ता है। ठीक है, तो देश का जो सर्वोच्च कानून होता है ना, देश का सर्वोच्च कानून जो है ना, सर्वोच्च कानून जो है ना, उसी को हम लोग संविधान बोलते हैं। एक लेमन भाषा में हम लोग आम आदमी के भाषा में समझने का प्रयास करते हैं कि संविधान जो होता है वो देश का सर्वोच्च कानून होता है। देश का सभी संस्था, सभी लोग, शासक वर्ग या शासित वर्ग इसी से अभिशासित होता है या इसी से रूल्ड होता है। ठीक है, तो संविधान का अर्थ है देश का सर्वोच्च कानून। अब बात करते हैं कि भाई संविधान की आवश्यकता क्यों, है ना, किसी भी देश में संविधान की क्या आवश्यकता होती है, तो इस पर ही बात करते हैं हम लोग, है ना। संविधान की आवश्यकता क्यों, संविधान की आवश्यकता क्यों, है ना। भाई संविधान का इतिहास कितना पुराना है। पहली बार दुनिया में लिखित संविधान 17 मतलब अमेरिकी क्रांति के बाद आया। ठीक है, जब अमेरिका आजाद हुआ तो पहली बार दुनिया में लिखित संविधान आया, उसके पहले तो कोई संविधान था नहीं, है ना। तो आज के समय में भाई जो हर देश, लगभग दुनिया के हर देश के पास अपना संविधान है ना, तो संविधान की आवश्यकता क्यों है इस पर बात करते हैं हम लोग। तो आप लोग जैसा कि जानते हैं हमारा जो देश है भारत, है ना, भारत जो है ये विविधता से भरा हुआ है ना, विविधता से भरा हुआ है। नॉर्मली बहुत सारा देश भी है ना विविधता से परिपूर्ण है, परिपूर्ण है। विविधता का मतलब क्या है दोस्त, विविधता का मतलब है कि भारत में न केवल विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं बल्कि धर्म भी कई जाति है। ठीक है, इसके अलावा कई तरह का प्रजाति यहाँ पे निवास करते हैं, अलग अलग भाषा और बोली के लोग रहते हैं, मतलब काफी ज्यादा विविधता यहाँ पर है। ठीक है, हर क्षेत्र के आर्थिक स्थिति में भी हम लोग भिन्नता पाते हैं। तो भारत जो है एक विविधतापूर्ण देश है ना। तो विविधतापूर्ण देश में जो है ना, यहाँ पर अगर एक समान कानून नहीं होना तो तनाव होने का डर रहता है, तो एक तनाव उत्पन्न होने का आशंका रहता है ना, तनाव उत्पन्न होने की आशंका रहती है, आशंका रहती है, रहती है। ठीक है, भारत एक विविधता वाला देश है और इसी विविधता में जहाँ की डिफरेंट डिफरेंट कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज से संबंधित लोग रहते हैं, वहां पर तनाव हो सकता है। ठीक है, तो इसी तनाव को दूर करने के लिए ना, इसी तनाव को दूर करने के लिए, है ना, इसी तनाव को दूर करने के लिए, तनाव को दूर करने के लिए, संविधान का निर्माण किया जाता है ना, निर्माण किया जाता है। आप लोग को पता होगा कि जो भारत का संविधान था, है ना, ये कोई आसमानी किताब तो है नहीं कि जो ऊपर से आदेश हो गया अब उसी के हिसाब से चलना है ना। आपको पता होगा कि जो भारत का संविधान है ना, ये संविधान सभा द्वारा निर्मित किया गया था और संविधान सभा के जो सदस्य थे वो जनता के द्वारा निर्वाचित थे। ठीक है, यानी जो भारत देश है ना, देखिए जो हमारा संविधान था ना, संविधान जो था संविधान सभा के द्वारा, संविधान सभा के द्वारा निर्मित किया गया, द्वारा निर्मित किया गया, है ना, जिसमें भारत के सभी क्षेत्रों और वर्गों के लोगों को शामिल किया गया था, शामिल किया था। जब भारत में संविधान का निर्माण हुआ या जब किया जा रहा था तो क्या किया गया था कि हर क्षेत्र से प्रतिनिधि का चयन किया गया था और सभी को बुला करके एक जगह बैठ करके देश के लिए संविधान का निर्माण किया गया था। ठीक है, यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि जो संविधान सभा के सदस्य थे उनका निर्वाचन कैसे हुआ था। तो भारतीय संविधान सभा में जो सदस्य थे ना, उनका निर्वाचन जो प्रांतीय विधान मंडल था ना, उनके सदस्यों के द्वारा किया गया था। ठीक उसी तरह से जैसे कि आज राज्यसभा के मेंबर को कैसे इलेक्ट किया जाता है ना,
कुछ उसी तरह का था। ऐसा नहीं जैसे आप लोग एमपी को वोट करते हैं कि सीधे वोट किए और एमपी को संसद भवन पहुंचा दिए, वैसा सिस्टम नहीं हुआ था। संविधान सभा के मेंबर को चुनने के लिए पहले हम लोग विधान मंडल के सदस्य को चुने थे, और विधान मंडल का जो सदस्य था वो लोग संविधान सभा के मेंबर को चुन करके संविधान सभा में भेजे थे। तो भारत एक विविधता वाला देश है, तनाव होने का आशंका रहता है या किसी भी देश में, है ना। तो ऐसे में क्या होता है कि देश के सभी क्षेत्र, सभी वर्ग, सभी लोगों को एक साथ मिला करके ना देश के लिए एक सर्वमान्य कानून तैयार किया जाता है ना। इसी को संविधान बोलते हैं। तब मिल करके जो है ना, सर्वसम्मति से, सम्मति या बहुमत से मिलकर देश के लिए संविधान का निर्माण करते हैं, संविधान या विधान का निर्माण करते हैं, जाहिर सी बात है कि अगर आप पर ऐसा कानून का शासन हो जिसके निर्माण में आपका पार्टिसिपेशन हो, तो जाहिर सी बात है कि आपको कानून को लेकर के, शासन व्यवस्था को लेकर के कोई शिकायत नहीं होगा। तो संविधान जब बना था ना, तो भारत के सभी वर्ग, सभी लोगों का सहमति से बना था, और हमारे संविधान में सभी क्षेत्र के लिए, सभी वर्ग के लिए कुछ न कुछ प्रावधान अवश्य था। ठीक है, तो जब लोगों के बीच में कानूनी रूप से समानता स्थापित हो जाता है, तो इससे भ्रातृत्व का भावना का विस्तार होता है ना। मान लेते हैं कि मेरा अधिकार आपके अधिकार से कम है, या आपका अधिकार मेरे अधिकार से ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर भाईचारा का भावना उत्पन्न नहीं होगा। लेकिन जब हम दोनों के बीच में किसी भी प्रकार का विभेद नहीं हो, खास करके सरकार शासन के स्तर पर, तो हम दोनों में भाईचारा का भावना रहेगा ही रहेगा। और जब भाईचारा का भावना रहेगा, तो भाईचारा का भावना आप में, जाहिर सी बात है कि भाईचारा के भावना से ही एकता के भावना का उदय होता है, ठीक ना। अगर हम सबका इंटरेस्ट एक जैसा हो, है ना, ब्रदरहुड वाला फीलिंग हो, तो हमें यूनिटी का सेंस आएगा ही आएगा। और जब यूनिटी का सेंस आएगा, चाहे जिस क्षेत्र में हम लोग रहते हो, है ना, हम लोग भारत में रहते हैं, तो भारत के लोगों के बीच में भ्रातृत्व के कारण जो है हमें यूनिटी का सेंस है। तो जब भी हमारे भारत या हमारे राष्ट्र में कोई संकट आएगा, तो हम लोग इसके रक्षा के लिए तत्पर रहेंगे। देखते हैं ना, कहीं पर भी भारत पर अगर कोई अटैक होता है, तो हमारा खून खौल उठता है ना। अगर हमारा आर्मी, हमारा सिपाही अगर उस पर आँच आता है, तो हम लोग के शरीर में जो है सेंसेशन हो जाता है कि काश हम लोग कुछ करें, है ना। कभी भी भारत का तो बच्चा बॉर्डर पर जाकर के मरने के लिए तैयार रहता है ना। भारत अपने आप में वीर का भूमि रहा है, जहाँ सिकंदर भी आके शिकस्त खाया, है ना। तो भारत ऐसा भूमि है जहाँ का बच्चा जो है वो योद्धा है, खास करके राष्ट्र के लिए। तो अगर भ्रातृत्व का भावना हो, कोई भेदभाव नहीं हो, कोई जाति भेद नहीं, कोई धर्म भेद नहीं, कोई पंथ भेद नहीं, कोई आर्थिक भेद नहीं, तो सब और सारे लोग एक समान हो, तो जाहिर सी बात है कि सब में भ्रातृत्व, भाईचारा और एकता का भावना होगा, और इससे हमारा राष्ट्र का एकता और अखंडता सुनिश्चित होगा। तो इसी बात के लिए संविधान का निर्माण किया जाता है, ठीक है, कि लोगों के बीच में भाईचारा का विकास हो, लोगों के विकास का सर्वांगीण अवसर मिल सके, है ना, और राष्ट्र का एकता, अखंडता अक्षुण्ण रहे। अब इसी को अगर हम पॉइंट में बात करें, आवश्यकता क्यों, है ना, संविधान का आवश्यकता क्यों, तो कुछ पॉइंट लिख सकते हैं, है ना। आवश्यकता क्यों, इसको पॉइंट में भी लिख सकते हैं हम लोग। देखिए, जब संविधान होगा, खास करके जब देश के लिए लिखित संविधान हो, तब किसी और का कोई होता है ना, जैसे कि एक होता है मत्स्य राज, मतलब जिसके पास ज्यादा पावर है ना, वो अपने हिसाब से अपना बात मनवा लेता है या अपना सिक्का चलवा लेता है। लेकिन जब जिस देश में संविधान और संविधान सर्वोच्च हो, तब सारा काम संविधान से होता है ना। तो संविधान के होने से ना विधि का शासन सुनिश्चित होता है, विधि का शासन सुनिश्चित होता है ना। मनमानी किसी का नहीं चलता है, ठीक है। सब चीज जो होगा वो विधि के हिसाब से चलेगा। संविधान का आवश्यकता इसलिए भी है कि जो भी आप पर शासन कर रहा है, मतलब जो देश का राज चला रहा है, दैट मीन्स सरकार, है ना, वो भी निरंकुश न बन पाए, है ना। क्या कि जो शासन है ना, ठीक है, शासन की निरंकुशता पर अंकुश लगाने के लिए भी संविधान का आवश्यकता है। लगाने के लिए
सरकार के पास आम लोग के तुलना में ज्यादा संसाधन होता है, ज्यादा शक्ति होता है। अगर शासन का बागडोर आपके हाथ में आ जाए तो हो सकता है कि आप सत्ता के नशे में आप उस अपने पावर का मिसयूज करने लगे ना, तो तब कौन रोकेगा? वैसे में शासन को कौन रोक सकता है? तो संविधान में इसके लिए भी व्यवस्था किया गया है। सरकार के वर्क को, उसके कर्तव्य को, उसके अधिकार को, उसके सीमाओं को भी यहाँ पर स्पष्ट लिख दिया गया है कि आप अपना जो शासन व्यवस्था है उस संविधान के प्रावधान के अनुसार ही चला सकते हैं, उससे नहीं, उससे अलग नहीं। उससे अलग जाएंगे तो सरकार बर्खास्त हो जाता है। राज्य में देखते होंगे, अगर राज्य सरकार संवैधानिक प्रावधानों का अनुसरण करने में, उसका अनुपालन करने में विफल रहती है तो राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है ना। ये अलग बात है कि इसका पॉलिटिकल मिसयूज भी होता है, बट प्रावधान तो वही है ना कि आपने संवैधानिक उपबंधों का, प्रावधानों का सही से अनुपालन नहीं किया है, ठीक है, या उनका उल्लंघन किया है। तो संविधान इसलिए भी जरूरी है कि जो आपका शासक वर्ग है या जो शासन है वो निरंकुश नहीं बन पाए। संविधान इसलिए भी जरूरी है कि जो शासन व्यवस्था है ना, शासन व्यवस्था है ना, शासन व्यवस्था का लक्ष्य क्या हो, है ना, लक्ष्य क्या हो, स्वरूप क्या हो, है ना, निर्धारित करने के लिए, है ना, निर्धारित करना। ऐसे कि भारत किस तरह का देश है, तो भारत के बारे में आप लोग प्रस्तावना पढ़ते होंगे तो उसमें लिखा हुआ है ना कि भारत जो है वो पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, है ना, लोकतांत्रिक गणराज्य। तो ये क्या है? ये शासन व्यवस्था के कैरेक्टर को बताता है कि हम लोग कैसे कंट्री हैं। हम लोग पूंजीवादी नहीं है, हम लोग समाजवादी हैं। हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले हैं लेकिन हम लोग समाजवादी हैं। और कैसे हम लोग गणराज्य हैं दुनिया में। अभी हम लोग आगे चल के शासन व्यवस्था के बारे में बात करेंगे, तब देखेंगे कि कुछ कंट्री जो है जहाँ कंप्लीट डेमोक्रेसी है, कुछ कंट्री ऐसा है जहाँ संवैधानिक राजतंत्र है, लाइक ब्रिटेन, राजा है नाम का, शासन वहां पर भी जनता करती है बट वहां राजा है। तो कुछ कंट्री ऐसा है जहां पर संवैधानिक राजतंत्र है, कुछ कंट्री ऐसा है जहां अभी भी राजतंत्र है, खास करके खाड़ी कंट्री वगैरह में। कुछ कंट्री ऐसा है जहां अधिनायकवाद भी है, जैसे कि नॉर्थ कोरिया में। बहुत सारा कंट्री है। तो हम लोग का कंट्री जो है वो कैसा होगा? यहाँ का जो शासन का हेड होगा, जो संविधान का हेड होगा, वो कोई वंशानुगत व्यक्ति नहीं होगा, है ना। वंशानुगत व्यक्ति का मतलब क्या कि वही बाप का, दादा का, बेटा का, चाचा का, है ना, वो वाला हिसाब नहीं होगा। गणराज्य में क्या होता है कि जो हेड ऑफ नेशन या हेड ऑफ जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो इलेक्टेड व्यक्ति होता है, और इलेक्टेड भी होता है तो वो एक खास टेन्योर के लिए होता है ना। हर देश में अलग अलग टेन्योर हो सकता है। इंडिया में 5 साल है, अमेरिका में 4 साल है, रसिया में 6 साल है ना। जो यहाँ का राष्ट्रपति है, हमारे राष्ट्र प्रमुख और संविधान प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी है ना। तो ये तो कोई वंशानुगत है नहीं इनका। अगर आप पृष्ठभूमि देखिए तो काफी सामान्य घर से बिलोंग करती है, सामान्य से भी गरीब घर से बिलोंग करती थी, अथक मेहनत और संघर्ष की अपने जीवन में, ठीक है, और देखिए आज कहाँ पहुंची हुई है। लेकिन राजतंत्र में अब बेटा लंपट हो चाहे शैतान हो, शासक तो उसी को बनना है। तो जो गणराज्य होता है वहां का जो हेड ऑफ नेशन होता है, हेड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होता है, वो कोई इलेक्टेड व्यक्ति होता है और उसका एक खास टेन्योर होता है। उसके बाद उसको फिर से री इलेक्ट होकर आना पड़ता है या फिर चुनाव में हिस्सा नहीं ले, है ना। कई देश में हेड ऑफ नेशन के लिए भी रिस्ट्रिक्शन है, जैसे अमेरिका में आप मैक्सिमम 2 बार राष्ट्रपति बन सकते हैं। भारत में इसके बारे में कुछ नहीं बोला गया है ना। हो सकता है कि ये सवाल ट्विस्ट करके पूछ दे आप लोग से कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति कोई व्यक्ति कितने बार राष्ट्रपति बन सकता है, इसके बारे में क्या प्रावधान है ना। तो 5 साल, 6 साल, 2 साल, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कुछ नहीं है ना, क्योंकि ये कहीं नहीं कहा गया कि एक व्यक्ति, एक जो इंसान है वो कितना बार राष्ट्रपति बन सकता है। राजेंद्र प्रसाद जो है वो 2 बार बने थे, ठीक है, आगे भी बन जाते लेकिन 2 ही बार बने वो, तो ये उनके चॉइस के ऊपर था। तो दूसरा काम क्या है इसका, तीसरा लक्ष्य क्या है संविधान का, आवश्यकता क्यों है? ये शासन व्यवस्था के स्वरूप को निर्धारित करती है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग अगला कि लोगों के अधिकार को सुरक्षित रखना, है ना। लोगों के अधिकारों को सुरक्षित रखना, अधिकारों को सुरक्षित रखना, सुरक्षित रखना। किसी भी संविधान का सबसे बड़ा जो उसका रेलिवेंस है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि वो संविधान अपने लोगों को कितना अधिकार देती है ना। तो लोग का अधिकार सुरक्षित रहे इसके लिए संविधान में प्रावधान किया जाता है।
तो हम लोग को अधिकार है ना प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ठीक है। हम लोग विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के आधार पर ही प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है। बोलने की आजादी है, घूमने की आजादी है, ठीक है। ये सब चीज को लिखना बहुत जरूरी था, क्योंकि एक लंबा इतिहास रहा है इससे लोगों को बोलने की आजादी हासिल करने के लिए, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की आजादी के लिए बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ा है ना। जो भी शासक वर्ग रहा है अक्सर लोगों के अधिकार में कटौती किया है या कोताही किया है देने में। तो संविधान का आवश्यकता इसलिए भी सबसे ज्यादा है कि संविधान के माध्यम से ही जो है वो लोगों का अधिकार सुरक्षित रहता है। ये कुछ संविधान की आवश्यकता थी। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, है ना। संविधान का प्रकार, संविधान का प्रकार। देखिए भाई, अगर बात करेंगे प्रकार का तो मोटा मोटी दुनिया में दो ही प्रकार का संविधान होता है। संविधान या तो लिखित होगा या अलिखित होगा, है ना। या तो लिखल होगा जैसा कि भारत में है, या फिर अलिखित होगा। लेकिन अब देखिए, जो हमारा गोला है, जो हमारा पृथ्वी है, अर्थ है, इसमें बहुत सारा देश है। हर देश का अपना भूगोल, इतिहास, संस्कृति, परिस्थिति रहा है। सारे देश का अलग अलग अपना इतिहास और भूगोल रहा है, अपना उसका अलग संस्कृति रहा है, अपना विविधता रहा है। हर देश की परिस्थिति अलग रही है। तो ऐसे में क्या हुआ है कि दुनिया के हर मतलब अलग अलग देश में तरह तरह का संविधान पाया जाता है, और उन्हीं सब संविधान को हम लोग कॉमन मान करके कुछ भाग में इसको बांटने का प्रयास करते हैं। एक बात करेंगे हम लोग, है ना, लिखावट के आधार पर। मतलब यहाँ पर सुंदर राइटिंग और खराब राइटिंग का बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, है ना, कि अगर सुंदर राइटिंग में लिखल संविधान है, कि अगर खराब राइटिंग में, तो प्रिंटिंग का जमाना है ना। लिखावट के आधार पर, ये दो तरह का, या तो लिखित हो सकता है ना, लिखित हो सकता है, लिखित संविधान, या अलिखित संविधान, अलिखित संविधान। दूसरा, उत्पत्ति के आधार पर। और तीसरा जो है वो परिवर्तनशीलता के आधार पर, परिवर्तनशीलता के आधार पर, ये आधार पर। ये तीन तरह के मतलब तीन टाइप में हम लोग दुनिया के सारे संविधान को बांटने का प्रयास करेंगे। लिखित संविधान का क्या, तो आप लोग को पता ही होगा कि दुनिया में पहली बार लिखित संविधान अपनाने वाला देश जो था वो संयुक्त राज्य अमेरिका था, है ना। फर्स्ट कंट्री कौन था, फर्स्ट लिखित संविधान अपनाने वाला देश, है ना। बहुत स्पेस नहीं है, इसलिए आप लोग सुन के लिख लीजिएगा। यहाँ पर कहने का मतलब है कि दुनिया का पहला देश जो लिखित संविधान अपनाया तो वो था यूएसए, है ना, यूएसए। अच्छा, सवाल ये भी पूछ सकता है कि दुनिया का सबसे बिगेस्ट संविधान किसका है। तो अपना प्यारा भारत, है ना, भारत का है, भारत का है। कभी कभी शॉर्ट टेस्ट भी पूछ सकता है ना, सबसे छोटा संविधान किसका है। यहाँ पे दो बात आता है, दो नाम आता है। अगर बड़ा देश का बात किया जाए तो एक तो जापान है ना, इसके संविधान में लगभग 4000 वर्ड है। और एक मोनाको है, लगभग 3800 वर्ड उसके संविधान में है ना। तो सबसे बड़ा संविधान हमारा है, हमारे भारत का है। अलिखित संविधान, है ना, तो दुनिया में कुछ देश ऐसा है ना, जहां पर संविधान लिखित नहीं है। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल जो है वो ब्रिटेन है ना। ब्रिटेन, ब्रिटेन को ही इंग्लैंड भी कहा जाता है, ग्रेट ब्रिटेन भी कहा जाता है ना। जब हम लोग ये अलग अलग नाम लेते हैं तब उसका थोड़ा भूगोल में आगे पीछे करते हैं, तो ये ध्यान देना है। तो जब हम लोग संविधान का बात करते हैं, अलिखित संविधान का बात करते हैं, तो इसका मतलब होता है कि ऐसा संविधान जहां जो लिखित रूप में मौजूद नहीं हो, जो वहां के संसद द्वारा समय समय पर बनाए गए विभिन्न अधिनियम, नियम, कायदा, कानून के आधार पर या के संग्रह के रूप में देखी जाती है ना। तो अलिखित संविधान ब्रिटेन का है। अब हम लोग बात करते हैं उत्पत्ति के आधार पर संविधान। तो इसको भी दो भाग में बांटे, इसको हटा देते ताकि क्लियरिटी बना रहे, है ना। उत्पत्ति के आधार पर बात करते हैं हम लोग, उत्पत्ति के आधार पर, है ना। तो जब हम लोग उत्पत्ति के आधार पर
उत्पत्ति के आधार पर, तो इसको भी दो भाग में बांट सकते हैं हम लोग। एक होता है विकसित, संविधान, और दूसरा होता है निर्मित संविधान। बात वही है, बस थोड़ा घुमा फिरा करके, है ना? संविधान, दुनिया में कुछ देश ऐसा है जहां संविधान का निर्माण जो हुआ है ना, वो तरह तरह का कायदा, कानून, नियम, रीति रिवाज, प्रथा, न्यायालय का समय समय पर निर्णय, उसके आधार पर वहां का संविधान का विकास हुआ है। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है ब्रिटेन का, यूके का, यूनाइटेड किंगडम का, है ना? ब्रिटेन का, वहां का संविधान जो है वो निर्मित नहीं है, वो विकसित है। समय समय पर वहां के प्रथा, वहां के रीति रिवाज, न्यायालय का जो निर्णय है, इसके आधार पर वहां पे कानून का विकास हुआ। अच्छा, यहाँ ध्यान देना है कि जहां पर भी संविधान विकसित पाया जाएगा, मतलब विकसित हुआ संविधान पाया जाएगा, वहां पर ना उस देश में जो शासन से जुड़ी हुई संस्थाएं हैं, जैसे न्यायपालिका, संसद, है ना, उनका अस्तित्व जो था ना वो संविधान के पहले से था। जैसे ब्रिटेन में संसद जो है ना, वो संविधान वहां ऐसा नहीं कि संविधान बना तब वहां पे संसद का व्यवस्था किया, नहीं, वहां संसद पहले ही आ गया। ठीक है, उसका भी एक अलग इतिहास है। जब हम लोग लोकतंत्र का बात करेंगे तो बात करेंगे कैसे वहां पे लोकतंत्र डेवलप हुआ, कैसे वहां संसद मजबूत हुआ, और कैसे फिर कायदा कानून का आगे और विकास हुआ। तो जब बात हम लोग विकसित संविधान का करते हैं तो यहाँ पर क्लियर सेंस ये होता है कि उस देश में कोई रिटर्न संविधान नहीं है, वहां पर समय समय पर, है ना, वहां के कंडीशन, वहां के डिमांड और वहां के नेसेसिटी के हिसाब से कानून का विकास हुआ है। ठीक है, अच्छा, एक और बात है कि जिस देश में संविधान विकसित हुआ, मतलब निर्मित नहीं हुआ, वहां पर जो डोमिनेंस देखा जाएगा वहां पर संसद का होगा, है ना, वहां पर संसदीय संप्रभुता देखा जाएगा। और जहां पर निर्मित संविधान होगा ना, वहां पर संवैधानिक सर्वोच्चता को देखा जाएगा। निर्मित संविधान, तो जाहिर सी बात है कि निर्मित संविधान का, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि इसका निर्माण किया जाता है एक खास समय पर, है ना। जैसे भारत में संविधान सभा का गठन किया गया, एक खास समय के भीतर जो है संविधान का निर्माण किया गया। दुनिया के हर देश में एक निश्चित समय में जब संविधान का निर्माण किया जाता है तो उसको निर्मित संविधान बोलते हैं। और जहां पर भी निर्मित संविधान होता है, वहां या उस देश की जो संस्थाएं होती हैं, खास करके शासन से संबंधित हुई संस्थाएं जो होती हैं, उनका निर्माण संविधान के आधार पर ही होता है। और उस देश में संवैधानिक सर्वोच्चता की स्थिति लगभग पाई जाती है। जैसे कि अमेरिका, है ना, अमेरिका में संविधान सर्वोच्च है, भारत में भी संविधान सर्वोच्च है, बट यहाँ पर संवैधानिक सर्वोच्चता और संसदीय सर्वोच्चता के बीच में एक संतुलन पाया जाता है ना। अब बात करते हैं हम लोग परिवर्तनशीलता के आधार पर संविधान, है ना। बात करते हैं हम लोग परिवर्तनशीलता के आधार पर संविधान। बात करते हैं हम लोग परिवर्तनशीलता के आधार पर संविधान। परिवर्तनशीलता के आधार पर, परिवर्तन के आधार पर, के आधार पर दो तरह का, या तो नम्य होगा, नम्य संविधान होगा, या अनम्य होगा, अनम्य होगा, है ना। या तो लचीला संविधान हो सकता है या कठोर संविधान हो सकता है। संविधान देखिए कोई समान नहीं है, कोई क्या बोलते हैं गठरी वगैरह नहीं है कि उसको ऐसा लपा के देखेंगे तो बोलेंगे लचीला है ना, और कोई नई बैंड हो रहा है तो बोलेंगे कि बहुत कड़ा संविधान है। तो इसका मतलब ये नहीं है। यहाँ लचीला और कठोर संविधान का मतलब है कि अगर संविधान में इजीली अमेंडमेंट किया जा सके, संशोधन किया जा सके। संशोधन का मतलब क्या, उसमें नए बात को जोड़ना, पुराने बात को हटाना, या पुराने बात को दुरुस्त करना, है ना, ऐसा कुछ किया जा सके आसानी से, तो वैसे संविधान को हम लोग नम्य संविधान बोलेंगे, फ्लेक्सिबल संविधान बोलेंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर संविधान ऐसा है उसमें किसी भी प्रकार का कोई संशोधन करना बहुत मुश्किल है, तो हम लोग उसको कठोर संविधान मानेंगे, है ना। तो नम्य के बारे में बोल सकते हैं कि ऐसा संविधान जिसमें साधारण बहुमत से संशोधन किया जा सकता है, उसको नम्य संविधान बोलते हैं। जैसे कि इंग्लैंड का संविधान, वहाँ संसदीय सर्वोच्चता है, या दुनिया का ऐसा कोई भी कंट्री जहाँ संसदीय सर्वोच्चता है, जहाँ पर भी संसदीय, देखिए ब्रिटेन में है ना, जहाँ पर भी संसदीय सर्वोच्चता है वहां पर नम्य संविधान पाया जाएगा। एकदम नॉर्मल सा बहुमत ला करके तुरंत कानून में संशोधन कर दिया जाता है।
और जहां पर भी अनम्य संविधान पाया जाता है वहां पर संविधान में संशोधन करना बहुत मुश्किल होता है। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल यूएसए है। यहाँ के संविधान में संशोधन का जो विधि या तरीका ये है कि इसको 2/3 बहुमत का आवश्यकता होता है, प्लस अमेरिका के 3/4 राज्य का भी सहमति चाहिए होता है। सोचिए, 2/3 बहुमत प्लस 3/4 राज्य का भी बहुमत चाहिए, तब जाकर के वहां संशोधन हो सकता है। अब इसको ऐसा आप ऐसे समझ सकते हैं कि अमेरिका में भी तो पॉलिटिकल पार्टी है ना भाई, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी है, सब एक दूसरे का को अपोज करता है। तो जब राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता होता है या प्रतिस्पर्धा होता है दलों के बीच में, तो बड़ी मुश्किल होता है सहमति बना करके संशोधन करना। तो अगर संविधान में संशोधन करना बहुत मुश्किल काम हो, दुष्कर हो, तो वैसे संविधान को हम लोग अनम्य संविधान बोलते हैं। अब हम लोग भारत के संविधान के बारे में बात करते हैं। एक थिंकर है केसी वियर, है ना, केसी, इनका स्टेटमेंट है भारतीय संविधान को लेकर के कि भारतीय संविधान जो है ना वो नम्य और अनम्य के बीच में संतुलन स्थापित करता है। ठीक है, एक बार किसी एग्जाम में स्टेट कमीशन में ही सवाल पूछा है ऐसा कि भारतीय संविधान कैसा है ना, तो उसका सही आंसर था, 4 ऑप्शन था, उसमें सही आंसर था कि अंशतः नम्य और अंशतः कठोर, है ना। मतलब हम लोग थोड़ा सा लचीला भी हैं, कुछ प्रावधान ऐसा है जिसको साधारण बहुमत से हम लोग आराम से कर सकते हैं, जबकि कुछ प्रावधान ऐसा है जिसमें संशोधन के लिए विशेष बहुमत का प्लस आधे से अधिक राज्य का भी सहमति चाहिए होता है ना। तो भारत में भी संविधान संशोधन इतना ईजी नहीं है। अलग बात है कि संविधान बने हुए कितना साल हो गया, लागू हुए लगभग 73-74 साल हो गया है, 100 से भी ज़्यादा संशोधन हो चुका है, बट फिर भी जो है वो संविधान हमारा ना तो बहुत लचीला है और ना ही बहुत कठोर है। तो ये कुछ संविधान का परिचय था। अगली क्लास में हम लोग क्लास को और कंटिन्यू करेंगे, है ना, और बात करेंगे विस्तार से। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। कोई भी समस्या होगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, लोग उसको सॉर्ट आउट करेंगे। मिलकर मेहनत करते हैं, बढ़ते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।